जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, सक्षमता परीक्षा पार्ट 2 की एग्जाम की तारीख घोषित हो गई है। 23 अगस्त को हम सबों को एग्जाम में बैठना है, इसलिए अब जमकर तैयारी करनी है। आज मैं प्रैक्टिस सेट थर्ड का डी सेट लेकर के आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, पहला सवाल है, निम्न में किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है? अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 111। निषेधाधिकार क्या है? निषेधाधिकार का वर्णन आखिर किस अनुच्छेद में, ये क्या होता है? साथियों, जब कोई विधेयक संसद में पास होती है तो उसे स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति महोदय उसे स्वीकृत करेंगे या सुरक्षित रखेंगे या धन विधेयक नहीं है तो वापस कर देंगे, ये सब निर्भर करता है राष्ट्रपति महोदय के अपनी इस अनुच्छेद के आधार पर वो निर्णय लेते हैं। वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 111। इसी में सारा वर्णन है कि राष्ट्रपति महोदय उसे स्वीकृत करेंगे, किस आधार पर करेंगे, क्या नियम है, क्या रूल है, किसे धन विधेयक घोषित करेंगे, किसे धन विधेयक नहीं घोषित करेंगे, वो सारा 111 अनुच्छेद में वर्णन है। इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गोवा की राजभाषा है? कोकनी, खमती, कोकबोरोक, तमांग। साथियों, कोकनी जो है सो गोवा की राजभाषा है। साथियों, भाषा के संबंधित कुछ ज्ञान और हम लोग ले लेते हैं। क्योंकि जिस समय संविधान हमारे देश में लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन साथियों जानते हैं, ये 14 भाषाएं थी, लेकिन उसके बाद जो है सो इसमें भाषाओं को जोड़ा गया है। साथियों, 21वीं संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ, इसमें सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी को। और उसके बाद 71वीं संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ, इसमें कोकनी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। कोकनी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। और उसके बाद 92वां जो संविधान संशोधन हुआ 2003 में, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। एक मैथिली, बोडो, डोगरी और एक संथाली। अर्थात अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, अर्थात 14 और प्लस 8, अर्थात 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में वर्णित है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग ये टॉपिक देखें अभी। अगला सवाल है साथियों, जनवरी 2002 में IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने संसाधन सीमित चिकित्सीय संस्थानों में का पता लगाने के लिए एक नया अत्यधिक सटीक, पोर्टेबल, साथ ही उपयोगकर्ता के अनुकूल, सस्ता तथा नॉन इन्वेसिव, बिना चीड़-फाड़ के उपकरण विकसित किया है। किसके लिए? देखिए, किसके लिए? स्तन कैंसर, फेफड़ों के कैंसर, रक्त कैंसर, मुंह के कैंसर। साथियों, मुंह के कैंसर, ये जो है सो जनवरी 2022 IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने इसे इजाद किया है। ये बहुत ही सस्ती और बहुत ही बिना चीड़-फाड़ का ये मुंह का कैंसर ठीक करने के लिए उपयोगी है। इसीलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों, अगला सवाल है, देखिए कह रहा है, इनमें से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है? तत्वों के गुण उनके क्वथनांक के आवर्त फलन होते हैं। नहीं, ये गलत है। तत्वों के गुण उनके गलनांक के आवर्त फलन होते हैं। ये भी गलत है। तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। सही है। परमाणु क्रमांक, जैसे हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, हीलियम परमाणु क्रमांक 2, लिथियम परमाणु क्रमांक 3, बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4। अर्थात जो इसका जो परमाणु संख्या है, उसी के आधार पर इनके गुण भी विकसित होते हैं, गुण भी दिखाते हैं। इसीलिए ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों, अगला सवाल ले लेता हूँ। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसका उपयोग टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए किया जाता है। सही है। इसका उपयोग पेंटिंग से पहले सतहों को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। सही है।
इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन और मोतियों के लिए संचक कास्ट बनाने में किया जाता है। सही है साथियों, सी ऑप्शन गलत है। इसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है, इसे ये गलत है आपका, ये गलत है। एक इसका सूत्र होता है साथियों CaSO4 हाफ H2O, अर्थात सी ऑप्शन आपका गलत है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं, और सब सही है, सी ऑप्शन गलत है। अगला सवाल है साथियों, देखिए कहा जा रहा है एक विद्युत ट्रांसफर किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव, जूल का ताप प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओम का नियम। साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। CuCl2 विलयन का रंग, CuCl2 विलयन का रंग होता है नीला लाल, नीला हरा, लाल हरा, पीला हरा। CuCl2 के विलयन का रंग किस प्रकार कौन कलर का होता है साथियों, इसे देखना है, अर्थात नीला हरा, नीला हरा होता है, अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले सवाल की ओर लेते हैं साथियों। कहा जा रहा है देखिए कहा जा इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है? साथियों पारिस्थितिक तंत्र क्या है, पर इसको समझिए। जैसे जंगल झाड़, चाहे कहीं भी, अगर जैसे किसी तालाब के बगल में, झाड़ी के बगल में, किसी झील के बगल में आप जाइए तो वहाँ पे माने अनुकूल के साथ जीवों को रहने की व्यवस्था है। जैसे झाड़ी है, झाड़ी के बगल में तालाब है, वहाँ से पानी पीना, झाड़ी में रहना, छिप जाना, कोई हिंसक जानवर आया तो उससे भी छिपने की व्यवस्था, अर्थात पूरी व्यवस्था को, पूरी सिस्टम को, जहाँ पे कोई भी जीव अनुकूलित होकर के रहता हो, सुरक्षित रूप से रहता हो, उसे ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र, इसमें से अजैविक घटक कौन सा? उसमें रहने वाले जीव तो सारे हैं, लेकिन अजैविक घटक, तो अजैविक कवक तो जीवित है, सूक्ष्म जीव भी जीवित है, कीट भी जीवित है, अर्थात मृदा, हमारा जो मिट्टी है, मिट्टी भी तो वहाँ है, शामिल है पारिस्थितिक तंत्र में, लेकिन ये अजैविक है, जीवित नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किसके रूप में करते हैं? स्टार्च, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, वसा। साथियों स्टार्च के रूप में करते हैं, ये स्टार्च के रूप में करते हैं। चलिए 109 के बाद आते हैं साथियों 110 में। 110 बहुत अच्छा सवाल है, देख लीजिए 110 बहुत अच्छा। तापी नदी का उद्गम से होता है अरावली पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, नीलगिरी पहाड़ियाँ, हिमालय पहाड़ियाँ। साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तापी नदी का उद्गम सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है। तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है। कहाँ है? बैतूल जिले में है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है ना। जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में स्थित मुल्ताई से होता है। सतपुड़ा के श्रृंखला जो है, पर्वत श्रृंखला, उससे स्थित मुल्ताई से ये है ना, इसका उद्गम स्थल यही है। चलिए मध्य प्रदेश के बैतूल जिले। आइए अगला सवाल है साथियों, देखिए दिया हुआ है, जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, उनमें से किन में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण, नॉन एक्विशन है? ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, अहिंसा। ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, अहिंसा। साथियों इसमें देख लीजिए, ब्रह्मचर्य तो है कि कामेच्छा से दूर रहना, अपरिग्रह है संपत्ति न इकट्ठा करना, अस्तेय में चोरी न करना, अहिंसा में जीव की हत्या न करना। तो ये नॉन एक्विशन जो है वो अपरिग्रह है, संपत्ति इकट्ठा नहीं करने की बात कही है। संपत्ति इकट्ठा नहीं करने की बात होगी तो लोभ भी नहीं होगा, मोह भी नहीं होगा, भय भी नहीं होगा, संपत्ति चोरी होने का भी भय नहीं होगा, इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले सवाल की ओर साथियों। अगला सवाल है, देखिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात क्या है? अर्थात CRR, करंट रिजर्व रेशियो क्या है? वह भाग जो बैंक बाजार में निवेशित करते हैं, गलत है। वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियां का वह न्यूनतम अंश जिसे वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास रखना, ये सही है साथियों। 112 का ये सही है। ग्राहक द्वारा बैंक में बनाए रखा जाने वाला न्यूनतम बैलेंस, नहीं, ये भी गलत है। वह भाग जो बैंक को ग्राहकों को ऋण देने से पहले बनाए रखना होता है, ये भी गलत है। साथियों जरा समझिए इसको, आखिर वो CRR क्या है? करंट रिजर्व रेशियो। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ किसी के पास अगर है, अभी 4.5 CR है, CRR का रेट है 4.5 है ना प्रतिशत, तो इतना है। 1 करोड़ रुपया अगर किसी बैंक के पास है तो वो 4.5 लाख रुपया रखेगी कहाँ? RBI के पास। RBI ये नियम है। अगर 10 करोड़ है तो 45 लाख रखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जितना ये ज़्यादा होगा,
सीआरआर अगर यदि बढ़ेगा तो बैंक, जो भी बैंक जितना पैसा रखेगी वो उसमें से उतना % पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। इस आधार पर क्या होगा कि मार्केट से पैसा इसको खींच के आरबीआई के पास जमा हो जाएगा, अर्थात लिक्विडिटी घट जाएगी शहर में, मार्केट में जब लिक्विडिटी घटेगी देश में तो महंगाई पर कमांड होगा। इसीलिए महंगाई को कम करने के लिए कभी कभी सीआरआर में वृद्धि की जाती है, ताकि बैंक ज़्यादा पैसा, अगर सीआरआर 7% हो गया तो 1 करोड़ में 7 लाख रुपये कहाँ रखना पड़ेगा, बैंक आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। इस स्थिति में जो मार्केट में लोन के रूप में वो पैसा दिए थे बैंक, वो पैसा लोन के रूप में जो दी हुई है उसे कवर करके, उससे ज़्यादा मैंने एक्वायर करके, तगादा करके, उससे पैसा ले करके, है ना, ग्राहकों से पैसा जमा करवा करके और कहाँ रखेगी, आरबीआई के पास। तो ग्राहक के पास से क्या होगा, पैसा घट जाएगा, लिक्विडिटी घटेगी। तो लिक्विडिटी जो घटेगी तो सामान खरीदने की ताकत भी घटेगी, और जब सामान खरीदने की ताकत घटेगी तो महंगाई घट जाएगी, क्योंकि किसी भी वस्तु पर ग्राहक अगर ज़्यादा खरीदने की कोशिश करता है तो उसका दाम बढ़ जाता है। इसलिए सीआरआर का घटना या बढ़ना महंगाई पर भी निर्भर है। चलिए, बहुत अच्छी बात है साथियों, बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल बैंकिंग से रिलेटेड। इनमें से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य था? 5वीं पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना साथियों 1974 से 78 के बीच में था, 1974 से 78 के बीच में था, और इसमें गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य था। चलिए, चलते हैं अब हम लोग अगले सवाल की ओर। ये देख लीजिए, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है। 114 का राष्ट्रव्यापी दूध ग्रिड, नेशनल वाइड मिल्क ग्रिड बनाने के लक्ष्य के सतह ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? 1970। किस वर्ष किया गया? 1970 में। ये बहुत बड़ी चीज़ थी साथियों, इतना जान लीजिए कि ये जो है 1970 में जो चालू हुआ, तो इससे क्या हुआ, पहले दूध जो गाय देती थी ½ kg देती थी, 1 kg देती थी, लेकिन आज जो है ना राष्ट्रव्यापी दूध ग्रिड, नेशनल वाइड मिल्क ग्रिड जो ऑपरेशन फ्लड जो चला है, ये दूध से संबंधित है ना। तो इससे क्या हुआ कि दूध हमारे देश में व्यापक रूप में उत्पादन हुआ, और तब क्या हुआ कि ये जो है सो हमारे देश का दूध जो है विदेशों तक, या तो बहुत सारे वैरायटी जो मिठाइयाँ वगैरह है, घी वगैरह सब बनने लगे। और ये इतना जान लीजिए, इसका जो ऑपरेशन फ्लड का जो अगर किसी को जाएगा, मैंने इनके जनक अगर किनको कहेंगे तो वर्गीज कुरियन इसका नाम है, वर्गीज कुरियन नाम है इनका, इनके जनक, ऑपरेशन फ्लड जो शुभारंभ किए उनके जनक का नाम है वर्गीज कुरियन। चलिए, बहुत अच्छी सवाल है। अगले सवाल के बढ़ते हैं साथियों। ये सवाल देखिए बहुत ही जानदार है। इनमें से कौन सा किसी फर्म के लिए स्थिर लागत फिक्स्ड कॉस्ट का एक उदाहरण नहीं है? रेंटल लीज, अनुरक्षण और मरम्मत, बीमा, संपत्ति कर। इसमें साथियों बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, अनुरक्षण और मरम्मत, मेंटेनेंस एंड रिपेयर। इनमें कौन सा किसी फर्म के लिए अस्थिर लागत का एक उदाहरण नहीं है? साथियों, अगर अनुरक्षण मैंने कुछ सुरक्षित रखिएगा और मरम्मत कराइएगा तो उसका दाम बढ़ भी सकता है, फिक्स नहीं है वो दाम बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। जब मेंटेनेंस जितना होगा उसका दाम बढ़ेगा, इसीलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल है, संयुक्त वन प्रबंधन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आर्थिक समानता, सहभागी दृष्टिकोण, राजनीतिक समानता, एकल आदमी प्रभुत्व। साथियों, सहभागी दृष्टिकोण अर्थात 116 का सहभागी दृष्टिकोण। चलिए, थोड़ा सा नंबर कट रहा है। आइए, अगला सवाल है साथियों, 125 क्वेश्चन में लिया हूँ। इनमें से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद थे जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के लिए भारत की रणनीति तैयार करने में सहायक थे? प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जगदीश नटवरलाल भगवती, VR गॉडगिल, प्रोफेसर VKR। साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा 117 का ऑप्शन ए। प्रशांत चंद्र
नोबिस एक प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद थे जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण के लिए भारत की रणनीति तैयार करने में सहायक हुए थे। साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 था और इसी में इन्हीं के द्वारा जो है सो औद्योगिकीकरण की रणनीति तैयार की गई थी। चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। 17 के बाद आते हैं 18 नंबर सवाल में साथियों। 18 नंबर सवाल है, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। 118 का देखिए साथियों, ये गुजरात में स्थित है। हरिपुरा जहाँ पे राष्ट्रीय अधिवेशन 1938 में हुआ था कांग्रेस का, और इनकी अध्यक्षता कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। बहुत ही लाजवाब सवाल है, ये सवाल पूछा जाता है। वो निम्नलिखित राज्य में स्थित है, कहाँ है? गुजरात में। 118 का ए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल है साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए ये वाला है ना। सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध हैं। अस्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, उपयोग में से कोई नहीं। 119 का साथियों, 119 का है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त। सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित तो हैं, लेकिन कौन से बंदोबस्त से? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। चलिए, 1946 के नौ सैनिक विद्रोह के बहादुरों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? 1946 के नौ सैनिक विद्रोह के बहादुरों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? गांधी और पटेल ने, पटेल और नेहरू ने, नेहरू और जिन्ना ने, जिन्ना और पटेल ने। साथियों 120 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जिन्ना और पटेल ने, जिन्ना और पटेल ने। 1946 के नौ सैनिक विद्रोह के बहादुरों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया? जिन्ना और पटेल ने। चलिए ऑप्शन 120 के बाद आते हैं साथियों 121 नंबर सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित थी बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह, उपयुक्त सभी। साथियों महात्मा बुद्ध में भगवान बुद्ध ने सबको माना था कि पाटलिपुत्रा का पतन का कारण बाढ़ भी, अग्नि भी, आंतरिक कलह भी। आइए साथियों अगला सवाल है, देख लीजिए। अगला सवाल है, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी, कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी, सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी, दिल्ली अधिवेशन 1947 ईस्वी। साथियों कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी, कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी, कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी। चलिए इसे नोट कर लिए साथियों। साथियों हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और इतना जान लीजिए राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से इसी दिन मान्यता मिली, 26 जनवरी 1950 को। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसे जो है सो इसी दिन मान्यता मिली, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन हमारा जो जनगण मन है, वो भारत के राष्ट्रगान जो हमारा है, हमारे देश का राष्ट्रगान, उसे 24 जनवरी को ही मान्यता मिली, 24 जनवरी 1950 को। देखिए दोनों अलग है। जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को मान्यता मिली, लेकिन जनगण मन अधिनायक जय हे जो राष्ट्रगान हमारा है उसे 24 जनवरी 1950 को ही मान्यता मिली। भारत के राष्ट्रीय गीत की आधिकारिक मान्यता 26 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय गीत को 26 जनवरी 1950 को, लेकिन जनगण मन अधिनायक को 24 जनवरी, राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को मान्यता मिली। चलिए साथियों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बहुत अच्छी सवाल है, देख लीजिए। ये सवाल आपका है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? जनवरी फरवरी में, जून सितंबर में, मार्च मई में, अक्टूबर नवंबर में। 123 नंबर का सवाल, बहुत ही अच्छा साथियों। अक्टूबर नवंबर में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। हाल ही भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हाल ही भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अरविंद पनगड़िया, सुमन बैरी, गिरीश चंद्र मुर्मू, के.सी. नियोगी। साथियों 124 का बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों, ऑप्शन ए है अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। चलिए 25 नंबर लास्ट सवाल है साथियों, 25 और ये लास्ट सवाल है। जनवरी 2024 तक के अनुसार भारत के वायुसेना प्रमुख हैं, जनवरी 2024 तक
है ना। वायुसेना के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी, राधाकृष्णन हरिकुमार, मनोज पांडे, अनिल चौहान। साथियों 125 का बहुत ही अच्छा सवाल है, विवेक राम चौधरी। जनवरी 2024 तक, अभी जो चेंज हो गया होगा तो उसका नहीं मैटर है यहाँ पे है जनवरी 2024 तक विवेक राम चौधरी वायुसेना के प्रमुख हैं। चलिए साथियों, नए वीडियो के लिए पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, गाड़ी आराम से चलाइए और मस्ती से तैयारी कीजिए, ज़्यादा नंबर लाइए। और अभी देखिए स्वतंत्रता परीक्षा जो पार्ट 1 में जो पास किए हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा ऑफर है, सबको जो है सो ट्रांसफ़र की जा रही है, सबका काउंसलिंग शुरू हो गया है। आप अगर पास कर गए तो काउंसलिंग कीजिए, और नहीं पास किए या तो पहली बार में नहीं दिए, सेकेंड बार फॉर्म भरे हुए हैं, 3 वीडियो को देखिए और मस्ती से तैयारी कीजिए। हम सबों को पास करके कर्मचारी का दर्जा लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।